नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। दिन भर की हर राजनीतिक उठापटक और सियासी खबरों को समेटकर हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक खास कार्यक्रम द पॉलिटिकल शो के साथ, जिसमें हम आपको दिन भर में घटी हर राजनीतिक खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। द पॉलिटिकल शो में सबसे पहले बात लेटरल एंट्री की करेंगे, जिसकी वैकेंसी को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। लेटरल एंट्री का मतलब बिना एग्जाम के सीधी भर्ती से है। यूपीएससी ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री के लिए 45 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को नोटिफिकेशन रद्द करने को कहा है। पीएम मोदी के कहने पर यह फैसला बदला गया है। आखिर लेटरल एंट्री पर क्यों मचा है बवाल, एक खास रिपोर्ट से समझते हैं। यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर बहस छिड़ने के बीच मंगलवार को केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इस संबंध में कार्मिक मंत्री ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखा है। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगाई जाए। कार्मिक मंत्री ने पत्र में कहा कि सरकार ने यह फैसला लेटरल एंट्री के व्यापक पुनर्मूल्यांकन के तहत लिया है। इस पत्र में कहा गया कि अधिकतर लेटरल एंट्रीज 2014 से पहले की गई थी और इन्हें एडहॉक स्तर पर किया गया था। प्रधानमंत्री का विश्वास है कि लेटरल एंट्री हमारे संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के समान होनी चाहिए। विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधानों के संबंध में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इस पत्र में कहा गया कि सामाजिक न्याय की दिशा में संवैधानिक जनादेश बनाए रखना जरूरी है, ताकि वंचित समुदायों के योग्य उम्मीदवारों का सरकारी नौकरियों में सम्मानपूर्ण प्रतिनिधित्व हो। चूंकि ये पद विशेष हैं, ऐसे में इन पदों पर नियुक्तियों को लेकर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इसकी समीक्षा और जरूरत के अनुरूप इसमें सुधार की जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फोकस सामाजिक न्याय की ओर है। पत्र में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि सार्वजनिक नौकरियों में सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। लेटरल एंट्री वाले पदों की समीक्षा किए जाने की जरूरत है। ऐसे में 17 अगस्त को जारी लेटरल एंट्री वाले विज्ञापन को रद्द कर दें। यह करना सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण की दृष्टि से बेहतर होगा। यूपीएससी में लेटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था, उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे, ऐसा निर्णय लिया है। आपने देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। ओबीसी कमीशन, जो कि एक बहुत ही साधारण सी बॉडी थी, उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया। नीट में, मेडिकल एडमिशन्स में, सैनिक स्कूल्स में, नवोदय विद्यालय में, सब में रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स को लगाया। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जो 5 तीर्थ हैं, उनको उनका गौरवमयी स्थान दिलाया। और आज भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज से आती है, कितने बड़े गौरव की बात है। मोदी जी के सेचुरेशन के प्रिंसिपल से, जिसमें देश में सभी वेलफेयर प्रोग्राम्स को गरीब से गरीब, वंचित से वंचित वर्ग तक पहुंचाया गया, उससे भी अधिकतम लाभ हमारे एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों को मिला है। ये जो हमेशा समाज के अंतिम तबके तक पहुंचने की, न्याय दिलाने की जो मोदी जी की प्रतिबद्धता है, वो आज के यूपीएससी में लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन के प्रिंसिपल लगाने के निर्णय में भी क्लियरली दिखाई देती है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए 2014 से पहले किस तरह से यूपीए की सरकार, कांग्रेस के जो निर्णय होते थे उनमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। यूपीएससी में लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगाने के केंद्र सरकार के आदेश पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
राहुल गांधी ने कहा कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लेटरल एंट्री जैसे साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। वहीं केंद्र सरकार के इस कदम पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान जैसे हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े और कमजोर वर्गों के सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी की लड़ाई में भाजपा के आरक्षण छीनने के मंसूबों पर पानी फेरा है। लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार की चिट्ठी ये दर्शाती है कि तानाशाही सत्ता के अहंकार को संविधान की ताकत ही हरा सकती है। राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया पार्टियों की मुहिम से सरकार एक कदम पीछे हटी है। जब तक बीजेपी आरएसएस सत्ता में है वो आरक्षण छीनने के नए नए हथकंडे अपनाती रहेगी। हम सबको सावधान रहना होगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि एक नॉन बायोलॉजिकल पीएम के तहत काम कर रहे केंद्रीय मंत्री का असंवैधानिक अथॉरिटी को लिखा पत्र जिसकी कोई तारीख नहीं है, यह क्या सरकार है? It's quite an extraordinary letter, you know. It doesn't have a date. A letter going from the MOS in the Prime Minister's office to a constitutional functionary without a date. Anyway, that's a separate issue. The Prime Minister has functioned in a unilateral manner for 10 years. And now he has come to face with the reality. He can no longer function unilaterally. 45 positions were advertised. Not one, not two. I can understand one or two advisors being recruited, one person here, one person there. But 45 at one go. And these are not advisory positions. These are joint secretaries, directors, deputy secretaries, secretariat positions, for which provisions of the Constitution of India apply. So this was the first step. This was the opening of the door to the ending of reservations. This was to introduce an Agniveer in civilian bureaucracy. You've played with the nation's security by introducing Agniveer in the armed forces. You are now trying to play with the civilian bureaucracy. And this is only a first step. In one go you have done 45. Next step you would have done 200. Then you would do 2000. Then what would happen to the Constitution of India? समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यूपीएससी में लेटरल एंट्री के पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीढ़ी की एकता के आगे झुक गई है। सरकार को अब अपना ये फैसला भी वापस लेना पड़ा है। भाजपा के षड्यंत्र अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये पीढ़ी में आए जागरण और चेतना की बहुत बड़ी जीत है। इससे पहले यूपीएससी ने 17 अगस्त को एक विज्ञापन जारी किया था जिसमें लेटरल एंट्री के जरिए 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की भर्तियां निकाली गई थी। लेटरल भर्ती में कैंडिडेट्स बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए रिक्रूट किए जाते हैं। इसमें आरक्षण के नियमों का भी फायदा नहीं मिलता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगने के बाद अर्जुन राम मेघवाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री रहते हुए जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में और राजीव गांधी ने विपक्ष का नेता रहते हुए लोकसभा में ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था। लेटरल एंट्री सभी के लिए खुली है, सभी वर्ग के लोग अप्लाई करते हैं। उनका दावा है कि हम आरक्षण खत्म कर रहे हैं। जब आप भर्ती कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? यद्यपि ये बात सही है कि लेटरल एंट्री कांग्रेस के जमाने से शुरू हुई और वो अव्यवस्थित एक व्यवस्था थी जिसको मर्जी आए उसको बना देते थे, जिसमें बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से लेकर के ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। और उसको व्यवस्थित किया 2017 में, लेकिन रिजर्वेशन के बिंदु पे प्रधानमंत्री जी हमेशा गरीबों के साथ खड़े मिलते हैं। इस प्रकरण में भी जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, एससी, एसटी, ओबीसी के साथ प्रधानमंत्री जी खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसा उन्होंने निर्णय लिया है। हम प्रधानमंत्री जी की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं इस निर्णय के लिए।
आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये लेटरल एंट्री क्या है, जिसकी वजह से इस पर इतना बवाल मचा हुआ है। लेटरल एंट्री के जरिए केंद्र सरकार यूपीएससी के बड़े पदों पर प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स की सीधी भर्ती करती है। इसमें राजस्व, वित्त, आर्थिक, कृषि, शिक्षा जैसे सेक्टर में लंबे समय से काम कर रहे लोग शामिल होते हैं। सरकार के मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स और डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट पर भर्ती लेटरल एंट्री से की जाती है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री की शुरुआत साल 2018 में हुई थी। इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट के लिए 6077 एप्लीकेशन आए। यूपीएससी की सिलेक्शन प्रोसेस के बाद 2019 में अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में नव नियुक्ति हुई। मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री के जरिए सीधे सीनियर आईएएस लेवल की 45 वैकेंसी निकाली थी, जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर जैसे बड़े सरकारी पद शामिल हैं। विपक्ष के विरोध और काफी बहस के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कोलकाता की घटना कितनी भयावह थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज देश की सर्वोच्च अदालत ने खुद इस घटना को काफी भयावह बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप मर्डर मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई और कई सवाल भी पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर बंगाल पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, एक खास रिपोर्ट से समझते हैं। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की। सीजेआई ने कहा कि डॉक्टर्स की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए टास्क फोर्स बना रहे हैं। इसमें 9 डॉक्टर्स को भी शामिल किया गया है, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा, वर्किंग कंडीशन और उनकी बेहतरी के उपायों की सिफारिश करेगी। टास्क फोर्स में केंद्र सरकार के 5 अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट और राज्य सरकार से घटना की रिपोर्ट मांगी है। आरजी कर अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को दिया गया है। केस की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। वहीं कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना को भयावह बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी 20 अगस्त को मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में देरी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह घटना पूरे भारत में डॉक्टरों की सुरक्षा के संबंध में व्यवस्थागत मुद्दे को उठाती है। स्वतः संज्ञान लेने वाली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर महिलाएं काम पर नहीं जा पा रही हैं और काम करने की स्थितियां सुरक्षित नहीं है तो हम उन्हें समानता से वंचित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ममता सरकार से सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार हत्या मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में देरी को लेकर सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अस्पताल के प्राधिकारी क्या कर रहे थे। पीठ ने कोलकाता पुलिस को भी लगाई फटकार। हजारों लोगों की भीड़ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कैसे घुसी? जब आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल का आचरण जांच के घेरे में है तो उन्हें कैसे तुरंत किसी दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया? 7,000 लोगों की भीड़ कोलकाता पुलिस की जानकारी के बिना आरजी कर अस्पताल भी नहीं घुस सकती। ये कैसे संभव हुआ? ऐसा लगता है कि अपराध का पता सुबह सुबह ही चल गया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की। उधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी। वहीं पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली 21 अगस्त को पत्नी डोना के साथ प्रदर्शन करेंगे। देखिए, अभी की सुनवाई में इन्होंने मामला पहले तो सीबीआई से रिपोर्ट मांगा और मीनवाइल इन्होंने नेशनल टास्क फोर्स जो है बनाने का ऑर्डर किया है, जिसमें कई सारे और साथ ही साथ उसमें जो है सारे मेडिकल एसोसिएशन जितने हैं उससे उन्होंने सजेशंस मांगे कि जो है क्या बोलते हैं आप सजेशंस दें कि कैसे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। उस मेडिकल 10 मेंबर्स का जो है नेशनल टास्क फोर्स बनाने का ऑर्डर किया है उन्होंने और नेक्स्ट हियरिंग जो है थर्सडे के लिए रखा है।
डॉक्टरों की हड़ताल को 18 अगस्त को एक सप्ताह हो गया और अब यह दूसरा सप्ताह भी जारी है, जिसमें मरीजों को परेशानियां हो रही हैं। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर चाहते हैं कि सीबीआई दोषियों को पकड़े और अदालत उन्हें मौत की सजा दे। वे सरकार से इस बारे में आश्वासन भी चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील करते हुए कहा कि उनकी चिंता को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। उधर घटना पर सियासी बयानबाजी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। आप सभी ने देखा कि कोलकाता में किस प्रकार से एक नृशंस और विभत्स सामूहिक दुष्कर्म का कृत्य देखने को मिला और उस वजह से चिकित्सक समुदाय में भारी रोष व्याप्त। जितना दुखद और दर्दनाक कृत्य था, उससे अधिक पीड़ादायक पश्चिम बंगाल की सरकार और इंडी गठबंधन के नेताओं का आचरण। सर्वप्रथम पीड़ित को, परिवारजनों को आत्महत्या बताने का प्रयास किया गया। उसके उपरांत केस को सीबीआई को नहीं दिया गया और तृणमूल कांग्रेस की सरकार की मंशा क्या थी, इससे साफ हो जाती है कि जिस प्रधानाचार्य को हटाया गया उसे चंद घंटों के अंदर दूसरे कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त कर दिया गया, जो मन में बहुत गहरा संदेह उत्पन्न करता है। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या की गई थी। उसके बाद डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। वहीं 14 अगस्त को देर रात इसी अस्पताल में भीड़ ने घुसकर तोड़फोड़ की थी। ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय का लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा। कोलकाता की अदालत ने सीबीआई को इसकी इजाजत दे दी। संजय 10 अगस्त से पुलिस की गिरफ्त में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। कोलकाता से करीब 1870 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के थाने में भी हालात लगभग एक जैसे ही हैं। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बच्चियों और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। बंगाल का कोलकाता हो या फिर महाराष्ट्र का ठाणे, महिला सुरक्षा पर सवाल को लेकर लोग अब सड़कों पर हैं और शायद इसी का असर है ये कि मुंबई का लाइफलाइन कहे जाने वाले मेट्रो ट्रेनें भी आज बदलापुर स्टेशन पर बंद रही। ठाणे में एक स्कूल से 2 मासूम बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटना से लोग गुस्से में हैं। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट से समझिए। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के बीच ठाणे के बदलापुर में एक स्कूल में 3 और 4 साल की 2 बच्चियों के यौन शोषण का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद गुस्साई भीड़ और पुलिस के बीच मंगलवार को झड़प हुई। भीड़ ने पहले स्कूल में तोड़फोड़ की, उसके बाद बदलापुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें रोकी। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। घटना में कई लोग घायल हुए हैं। 23 साल के आरोपी ने 16 अगस्त को स्कूल के बाथरूम में बच्चियों का यौन शोषण किया था। बच्चियों के पेरेंट्स ने 17 अगस्त को एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी अक्षय शिंदे को गिरफ्तार कर लिया। इलाके की महिला इंस्पेक्टर शुभदा शितोले का ट्रांसफर कर दिया गया। स्कूल प्रिंसिपल, क्लास टीचर और एक महिला कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने को कहा गया। मंगलवार सुबह 8 बजे घटना से गुस्साए लोग बदलापुर रेलवे स्टेशन की पटरियों पर खड़े होकर प्रदर्शन करने लगे। कई ट्रेनों को रोका गया। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस पर भी पथराव हुआ। दूसरी तरफ लोगों ने स्कूल के अंदर घुसकर प्रदर्शन और तोड़फोड़ की। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। सुबह 9 बजे से शुरू हुए लोगों के विरोध प्रदर्शन की वजह से कल्याण बदलापुर लोकल ट्रेन सर्विस ठप पड़ी है। कई संगठनों ने विरोध में बदलापुर बंद का ऐलान किया था।
पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था और दोषियों को सजा मिली थी, लेकिन कितने समय बाद न्याय में देरी करने वालों को भी दोषी ठहराया जाना चाहिए। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह घटना महाराष्ट्र को शर्मसार करने वाली है। हर कोई मांग कर रहा है कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक पर हो और आरोपियों को 3 महीने के भीतर फांसी दी जाए। 5-6 घंटे से ये आंदोलन चल रहा है या रेलवे ट्रैक पे सब लोग बैठे हुए हैं, जायज है, क्योंकि घटना ऐसी है कि उसका कोई समर्थन नहीं करेगा। बहुत शर्मनाक घटना हुई है, लेकिन 5-6 घंटे से अभी आंदोलन चल रहा है। रेलवे जैसे तो हमारी मुंबई की लाइफलाइन है, हजारों लाखों लोग इधर से आने जाने वाले हैं, डॉक्टर्स है, पेशेंट्स है, उनकी भी हालत बहुत खराब हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से सीएम साहब ने कहा है, डीसीएम साहब ने कहा है, देवेंद्र जी ने कहा है, शिंदे साहब ने कहा है, अजीत ने भी कहा है कि इसके ऊपर एसआईटी रखी गई है, इंक्वायरी होगी, फास्ट ट्रैक में भी ये लिया जाएगा। इसमें जो भी अच्छे से अच्छे बड़े वकील हैं, सरकारी वकील, उनकी नियुक्ति कर दी गई है। मुझे ऐसे लगता है कि शासन की भूमिका यही है कि ये जल्द से जल्द इसका निकाल लगे, इसके जो आरोपी है उसको सजा हो। ये हमारा भी कहना है, जो लोगों का कहना है। लेकिन इस पूरे मामले में ये भी आरोप हो रहा है पुलिस प्रशासन के ऊपर, और इसकी भी जांच की जाएगी। इसी के लिए देवेंद्र जी ने, मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर एसआईटी रखी है। एसआईटी के तहत तुरंत इसकी इंक्वायरी होगी, चौकसी होगी, और इसमें जो भी दोषी है, जिन्होंने भी इसमें देरी की है या कोई लापरवाही बरताई है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बदलापुर स्टेशन पर भारी विरोध के बीच बीजेपी महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बात करने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 5-6 घंटों से यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लोग रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि यह ऐसी घटना है जिसका कोई समर्थन नहीं करने वाला है। यह बेहद शर्मनाक घटना है, लेकिन रेलवे मुंबई की लाइफलाइन है। हजारों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सीएम और डिप्टी सीएम ने कहा कि एसआईटी का गठन किया गया है, जांच होगी और इसी तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। हम भी चाहते हैं कि अपराधी को जल्द से जल्द सजा मिले। जिन्होंने भी लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुख इस बात का होता है जब वहाँ की माताएं बैठकर कह रही हैं कि हमें आपके 1500 रुपए नहीं चाहिए, लड़की बहना योजना जो आप 200 करोड़ की लागत पे आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। हमें अभी बेटी को सुरक्षा दीजिए, हमारी बेटियों को न्याय दीजिए। 4 साल की लड़कियां थी, घर के बाहर अगर कोई सुरक्षित माहौल होता है, उनका स्कूल होता है, स्कूल में ही इस तरीके का जघन्य अपराध हो तो बेटियां कहाँ जाएं? तब तक आप अपनी चुप्पी बांधे रखोगे हरकतों से जो महिलाओं के खिलाफ होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये जो आक्रोश है जो महाराष्ट्र में दिख रहा है, वो वही आक्रोश है जो वेस्ट बंगाल के लिए दिखा था, ये वही आक्रोश है जो निर्भया के समय पे दिखा था। कानून तो बने, कानून का पालन करने की क्षमता जो होनी चाहिए, उसमें कमी रह गई है और उसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर लिखा, बदलापुर के स्कूल में छोटी बच्चियों के साथ हुई घटना स्तब्ध करने वाली है। पुलिस को इसमें केस दर्ज करने में 12 घंटे क्यों लग गए? एक तरफ कानून का राज कहते हैं और दूसरी तरफ पुलिस की ये कैसी ढिलाई। मेरे महाराष्ट्र के सैनिकों ने इस मुद्दे को उठाया है। मैं महाराष्ट्र के सैनिकों से कहना चाहता हूं कि जब तक इस मामले के आरोपियों को कड़ी सजा नहीं मिल जाती, तब तक आप अपना ध्यान इस मामले पर रखें। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ठाणे जिले के बदलापुर में 2 स्कूली लड़कियों के साथ कथित दुर्व्यवहार की घटना की एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में जांच के आदेश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने जांच के लिए महानिरीक्षक स्तर की आईपीएस अधिकारी आरती सिंह को नियुक्त किया है। की घटना हुई है वो बहुत ही गंभीर है। वहाँ पर जिस प्रकार से 2 बच्चियों के साथ वहाँ के एक सफाई कर्मी ने एक प्रकार से कुकर्म करने का प्रयास किया या कुकर्म किया है, ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। और राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे, ताकि
जो पीड़िता है न्याय मिल पाए, इस प्रकार का हमारा प्रयास होगा। फिलहाल बदलापुर रेलवे ट्रैक को खाली करा लिया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया है। प्रदर्शनकारी आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये आक्रोश शायद अब यहाँ रुकने वाला नहीं है। जिस तरह से देश में एक के बाद एक घटनाएं लोगों के सामने आ रही हैं, शायद प्रशासन और हमारे हुक्मरानों को ये विरोध अभी और देखने होंगे। कोलकाता हो या महाराष्ट्र, जब तक महिला सुरक्षा को लेकर हम खुद वो दर्द महसूस करके सड़कों पर नहीं उतरेंगे, शायद तब तक ये अपराध थमने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम द पॉलिटिकल शो में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।